गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सरसाइज 7.4 के लेक्चर नंबर 2 में हैं। टुडे वी डिस्कस नेक्स्ट कंसेप्ट। हमने 5 कंसेप्ट पढ़ लिए थे। एन डिफरेंट थिंग्स को लाइन में अरेंज करना था एन फैक्टोरियल से, एन में से पी को अरेंज करना था एन पी आर वे से, इकट्ठे जिसको करना था सेट में बना लेते थे, किसी को इकट्ठे नहीं करना तो बीच में कुछ ना कुछ बिठाते रहते थे। तो आज का जो हमारा आर्टिकल है वो कंसेप्ट नंबर 6 है। वो क्या कह रहा है, इफ एन डिफरेंट थिंग्स हैं आर ऑफ वन काइंड, एक तरह एंड एन डिफरेंट थिंग्स हैं ऑफ सेकेंड काइंड, एनी आर अरेंज करने अल्टरनेटिवली। अल्टरनेटिव का मतलब समझते हैं, आर अरेंज करने अल्टरनेटिवली। अल्टरनेटिवली का मतलब समझते हैं, एक्स फिर वाई फिर एक्स फिर वाई फिर एक्स फिर वाई। क्या मतलब एक के बाद दूसरा फिर दूसरा। जैसे एग्जाम्पल इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला होता है बता रहा हूं, इज इक्वल्स टू। जैसे एग्जाम्पल है 3 बॉयज हैं, B1 B2 B3 and 3 girls are arranged करने alternatively। तो कैसे अरेंज करेंगे, इसमें 2 केस बनेंगे और केसेस हमेशा ऐड होते हैं कि लाइन बॉय से शुरू होगी या फिर गर्ल्स से स्टार्ट करेंगे। लाइन में करना सारी लाइन अरेंजमेंट है सेकंड काइंड। आर अरेंज करना है अल्टरनेटिवली इन अ लाइन में। अभी फिलहाल लाइन चल रहा है, सारा बताने की जरूरत ना। जैसे एग्जांपल है तो केस 1 व्हेन लाइन स्टार्ट फ्रॉम बॉयज, लाइन कैसे स्टार्ट करेंगे बॉयज, तो क्या होगा, अब हमने 3 जगह अरेंज करना है। पहली पोजीशन पे कौन आएगा, बॉय 1 भी आ सकता है, बॉय 2 भी, बॉय 3 भी। पहले को बनने के 3 वेज हैं, बॉय 2 आ गया मान लो। अगले को बनने के लिए कितने वेज है सोचोगे, 2, या तो बॉय 1 या बॉय 3। और अगले को बनने का 1। और अभी इवेंट पूरा नहीं हुआ, अभी तो बॉयज आए। अब गर्ल्स को भी तो अरेंज करना है पर स्टार्ट किससे करना है, कह दिया उसने बॉय से। तो इसका मतलब क्या हुआ, बीच में एक प्लेस छोड़ दो, पर स्टार्ट कहता है बॉय से करो। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली प्लेसेस छोड़ दो, 1 2 3। अब पहली गर्ल को बिठाने के लिए 3 गर्ल्स हैं, मान लो 3 गर्ल्स कौन सी दी हैं, G1 G2 G3। अब पहली गर्ल को बिठाने के लिए 1 2 3, क्योंकि यहाँ नहीं आ सकती क्योंकि स्टार्ट बॉय से कर रहे हो अब तुम। ऑलरेडी में ना पहले बॉय फिर गर्ल फिर बॉय फिर गर्ल फिर बॉय फिर गर्ल। तो पहली गर्ल को बिठाने के लिए कितने वेज होंगे, तीनों में से G2 को बिठा लो 3 वे से, फिर G1 को बिठा लो 2 वे से, फिर G3 को बिठा लो 1 वे से। तो कितना हो गया सोचिएगा जरा, ये आ गया 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ये तो बन गया एक केस। दूसरा केस, सेकंड केस, केस 2 है व्हेन जो लाइन होगी स्टार्ट होगी फ्रॉम गर्ल से, तो वही बनेगा सेम बनेंगे। सोच लो, पहले गर्ल से स्टार्ट करनी है, G1 G2 G3। पहली गर्ल को उठाने के लिए 3 वेज, फिर क्या होगा 2 वेज, फिर क्या होगा 1 वेज, फिर 1 2 3। पहले बॉय को उठाने के लिए कितने वेज है, 3 वेज, फिर अगले बॉय को उठाने के लिए कितने वेज है, 2 वेज, अगले बॉय को उठाने के लिए कितने वेज हैं, 1 वेज। तो कितना आ जाएगा सोचोगे, 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। टोटल केस सोचो कितने बन जाएंगे, टोटल केस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ट्वाइस ऑफ 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। आंसर तो वही कह रहा हूं, यहाँ पे भी अगर n डिफरेंट थिंग्स हैं अरेंज करना है, क्या बोला अल्टरनेटिवली, तो कैसे अरेंज करेंगे, n फैक्टोरियल इनटू एक चीजों के लिए n फैक्टोरियल का दुगना
ये दुगना क्यों लगा है? ये दो केस हैं, दो केस का मतलब आइदर जो लाइन, अगर ये एग्जांपल सोचूं, लाइन जो है वो स्टार्ट होगी वन काइंड से या फिर सेकंड काइंड से, और सेकंड काइंड से, या तो वन काइंड से स्टार्ट करो या सेकंड काइंड से। अगला है सेवंथ, टेन डिफरेंट थिंग्स है, समझ गए हो? या तो बॉय से लाइन स्टार्ट करो या गर्ल्स से। टोटल केस क्या बनेंगे? दोनों को ऐड करा लेना। ऐड कराओगे तो क्या आएगा बताओगे? ऐड कराओ, 3 फैक्टोरियल दिख जाएगा यहाँ पे कि इधर लिखूं? इधर लिख देता हूँ टोटल केस, यहाँ पे देख लो टोटल केस, यहाँ लिख देता हूँ। क्या आएगा? 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस क्या आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ, दुगने हो जाएंगे 3 फैक्टोरियल, ऐड करा लो यार, कमाल होगी यार तुम्हारी। कहते हो कैसे आएगा? कॉमन ले लो, तो कितना आएगा? 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल 1 प्लस 1, तो कितना आएगा? 2 टाइम्स 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। चलिए कंसेप्ट नंबर 7, 7th कंसेप्ट लगेगा। क्या बनना? इफ एन डिफरेंट थिंग्स हैं, आर ऑफ किस काइंड की होंगी? सोचो जरा, वन काइंड की, एंड एम डिफरेंट थिंग्स हैं, आर ऑफ क्या होंगी? सेकंड काइंड की। एन डिफरेंट थिंग्स हैं वन काइंड की, एंड एम डिफरेंट थिंग्स हैं आर ऑफ सेकंड काइंड की। आर अरेंज करना है such that their relative position remains same। अरेंज करना है किसमें भला? इन अ लाइन में, such that their relative, यहाँ पे अलग हो सकते हैं, देख रहे हो? एक को मैंने n माना है और दूसरे को मैंने m माना है, m डिफरेंट थिंग्स मानी। m माना है, एक को n माना है, एक को m माना है। तो n डिफरेंट थिंग्स ऑफ वन काइंड एंड m डिफरेंट थिंग्स आर ऑफ सेकंड काइंड है, आर अरेंज करने लाइन में सच दैट देयर रिलेटिव पोजीशन रिमेन क्या रहेगी? सेम। दैट मीन्स डू नॉट चेंज, उनकी रिलेटिव चेंज नहीं होगी। रिलेटिव का मतलब समझते हो? एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू चेंज नहीं होना, जिस पोजीशन बैठे हो बैठे रहोगे। समझ में नहीं आया? बता रहा हूं, देखो देखो एग्जाम्पल है। The letter of the word daily are arranged such that vowels, relative position of vowel and consonant remain same। कहता है कितने वे से होगा बता रहा हूँ, इक्वल्स टू, कहता है the letter of the word, the letter of the word daily can be arranged such that, इस तरह से अरेंज करो, लेटर ऑफ द वर्ड डेली को इस तरह से अरेंज करो, सच दैट इन अ लाइन में, अंडरस्टूड है? अंडरस्टूड है, चली वही एक्सरसाइज रही है। इन अ लाइन में सच दैट जो रिलेटिव पोजीशन होगी, रिलेटिव पोजीशन का मतलब समझा रहा हूं, कॉन्सोनेंट एंड वॉवल्स remain same, consonant and vowels remain same, that means do not change, ऊपर लिखा है। तो इसमें vowels हैं कितने बताओ? vowels कितने हैं? E और I। consonant कितने हैं? D L H, तीन हैं। कहता इस तरह से अरेंज करो कि इनकी रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। किसकी? बोला कॉन्सोनेंट वावल की।
तो पहले EI को अरेंज कर लो। वावल्स को अरेंज करने के लिए कितने तरीके हैं सोचो, वावल्स को अरेंज करो। पहला वावल कितने तरीकों से अरेंज होगा, दो वे से, ई आ सकता है या आई आ सकता है, ई आ सकता है या आई। मान लो ई आ गया तो अगले वावल को अरेंज करने के लिए कितने तरीके हो गए, एक तरीका हो गया। क्या मतलब, पहले वावल को अरेंज करने के लिए ई आएगा या आई आएगा, दो तरीके। अगले वावल को अरेंज करने के लिए एक तरीका। अभी इवेंट पूरा नहीं हुआ। कॉन्सोनेंट को अरेंज करना है, कॉन्सोनेंट वावल 1 वावल 2 अरेंज कर रही है। अब तीन कॉन्सोनेंट अरेंज करने हैं। कॉन्सोनेंट कितने में से अरेंज करेंगे, तो पहला कॉन्सोनेंट डालूंगा कॉन्सोनेंट 1 या तो डी डालूंगा, कॉन्सोनेंट 2 कॉन्सोनेंट 3, पहले या तो डी डालूंगा या एल डालूंगा या एच, कितने में से, तीन में से। फिर डी डाल दिया, फिर मैं क्या डालूंगा, मान लो डी डाल दिया, फिर मैं क्या डालूंगा, डी डाल दिया, मान लो तीन में से, इनटू एल या एच में से डालूंगा, मान लो एच डाल दिया दो में से, फिर क्या डालूंगा, एल डाल दूंगा, कितने में से, एक में से। तो कितना आ गया सोचो, 2 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल। पर सुनना आराम से, ऐसा भी तो हो सकता है इनकी पोजीशन चेंज हो जाए। क्या मतलब, नीचे दिखा रहा हूं, मेरा मतलब ई आई ये हो गए वावल्स, कॉन्सोनेंट ये हो गए, ये आ गए वावल्स, आगे 2 फैक्टोरियल वे से, कॉन्सोनेंट आगे 3 फैक्टोरियल वे से। इनकी रिलेटिव पोजीशन चेंज हो जाए, रिलेटिव पोजीशन मतलब समझते हो, DHL आगे आ जाए और EI बाद में चला जाए, ऐसा भी हो सकता है। इधर देखो तो क्या होगा, EI को अरेंज करने के कितने तरीके होंगे, 2 फैक्टोरियल, DHL को अरेंज करने के कितने तरीके होंगे, 3 फैक्टोरियल। ऐसा भी हो सकता है अपनी पोजीशन को शफल कर दें, मेरा मतलब इनटू 2 फैक्टोरियल लगेगा, किसके लिए, DHL आगे आ जाए और EI बाद में चला जाए। इसका क्या होगा, मेरा मतलब दूसरा केस, एक केस तो ये वावल्स आगे कॉन्सोनेंट पीछे, एक केस ये कि कॉन्सोनेंट आगे वावल पीछे, ये वाला भी लगेगा नहीं। रिलेटिव पोजीशन का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू, लिख रहा हूं। रिलेटिव पोजीशन का मतलब क्या होता है, रिलेटिव पोजीशन का मतलब, रिलेटिव पोजीशन का मतलब होता है मींस एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू, समझ रहे हो, WRTO, विद रिस्पेक्ट टू। नहीं समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, पहले मैं एक बार दोबारा लिखवा दूं। रिलेटिव पोजीशन का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू, चेंज नहीं होना। रिलेटिव पोजीशन मतलब एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू चेंज नहीं हो। क्या मतलब, जैसे मान लो आप क्लास में आए, मैंने गर्ल्स को कहा इधर बैठ जाओ, बॉयज को कहा इधर बैठ जाओ, तुम अगले दिन आए, गर्ल्स को फिर कहा इधर बैठ जाओ, बॉयज को फिर कहा इधर बैठ जाओ। ऐसा हो सकता है जो कल गर्ल यहाँ बैठी थी वो पीछे बैठ जाए, जो पीछे बैठी थी आगे आ जाए। गर्ल्स आपस में शफल कर लेंगे, बॉयज भी आपस में शफल कर लेंगे, पर बॉयज गर्ल्स की जगह पे और गर्ल्स बॉयज की जगह पे नहीं जा सकते। एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू, एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन जो रहेगी, कहता है वो क्या रहनी चाहिए, रिमेन सेम। रिलेटिव पोजीशन ऑफ किसकी बोला, कॉन्सोनेंट वावल, रिमेन सेम। कहता है एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू, एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू रिमेन सेम रहनी चाहिए। आपस में ये इधर चला जाए, ये नहीं बनता। जहां एक बार बैठ गए वावल, जहां एक बार बैठ गए कॉन्सोनेंट, बस दैट्स ऑल। आज वो दो केस नहीं बनते। कौन से दो केस, कि पहला केस वावल्स आ जाए कॉन्सोनेंट, पहले कॉन्सोनेंट दूसरा वावल, वो वाला केस नहीं बनता। तो आंसर क्या आता है, 2 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर क्या होगा, जो ऊपर वाला है, अगर आपको दिख जाए तो मैं कलर रेड से लिख देता हूं, n फैक्टोरियल एक का n कहते तो n फैक्टोरियल इनटू m फैक्टोरियल, बस आंसर सीधा सीधा। वावल्स कितने थे, 2, तो क्या आएगा 2 फैक्टोरियल। वावल्स कितने थे, 2, तो क्या आएगा 2 फैक्टोरियल। कॉन्सोनेंट कितने थे, 3 फैक्टोरियल। ये 2 फैक्टोरियल नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। 2 फैक्टोरियल किसके लिए, एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। DHL इधर आ जाए, EI इधर चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। जब कह दिया कॉन्सोनेंट वावल्स पहले आ गए, कॉन्सोनेंट बाद में अब चेंज नहीं करो। पहले कह दिया भैया लड़के लड़कियों को, हाँ भी अपनी अपनी रो चुन लो, मान लड़कियां यहाँ बैठ गई, लड़के यहाँ बैठ गए, बस अब आपको यहीं बैठना है। हाँ लड़कियां आगे पीछे आपस में पोजीशन चेंज करेंगी, बॉयज आगे पीछे अपने में चेंज करेंगे, पर इधर का उधर और इधर का
उधर नहीं करना है। नेक्स्ट कंसेप्ट है, कंसेप्ट नंबर 8 है नेक्स्ट कंसेप्ट, कंसेप्ट नंबर 8, out of total n different things m things, n में से m things, m छोटा होगा n से, m things are arrange करनी है between two particular things, और ये कह सकते हैं m things are arranged there are always m things, or there are always m things between two particular things out of total n things, टोटल n things हैं, उसमें से m things हमेशा ही there are always lies m things, between लिखा हुआ है, between always lies करती है m things between two particular things out of total n things, total n things में से particular there are always lies m things between two particular things out of total n things। क्या मतलब, बता रहा हूँ एग्जाम्पल, कहता है अरेंज करो letter of the word permutation such that, या ऐसा करो, अरेंज करो लेटर ऑफ द वर्ड मदर such that there are always two letter या three letter between M and H, ये कहना चाहता है। वो कहता है मदर वर्ड दे दिया गया, कहता है उसमें अरेंज करना है, क्या बोला, इस तरह से अरेंज द लेटर ऑफ द वर्ड्स मदर such that there are always three letter between M and H, M और H के बीच में हमेशा तीन लेटर आएंगे, स्टार्ट किसी भी हो जाए, पर M और H में क्या होने चाहिए, तीन लेटर, तो केस बनेंगे। पहला केस, केस 1, सबसे पहला केस है, क्या केस बनेगा, देखो जरा केस 1 है, मैंने M कह दिया, फिर उसके बीच में लेटर 1, लेटर 2, लेटर 3, फिर H कह दिया, टोटल है कितने लेटर, देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, और फिर क्या आएगा, मान लो M और H के लिए कितने आने चाहिए, 3 लेटर, फिर H, फिर ये। केस 2 क्या बोला, M 1 2 3 H, और कोई केस बनेगा ही, सोच लेना। M से मैंने स्टार्ट किया, फिर 3 लेटर, आप बोलोगे केस तीसरा ही बनेगा, बताओ, पहले 2 लेटर छूट जाए कोई भी, फिर M, फिर 2, फिर H, ये गलत है, 2 तो छूट ही नहीं सकते, कितने छोड़ने हैं, 3 लेटर। समझ में नहीं आया सर, दोबारा समझ लो। केस चौथा तुम सोच रहे हो 1 2 छोड़ दो, फिर M 1 2 3 H, तो लेटर बन गए 1 2 3 4 5 6 7, गलत है। टोटल लेटर कितने इसके अंदर गिन लो, 1 2 3 4 5 6, टोटल लेटर कितने इसके अंदर, सोचो टोटल लेटर्स कितने इसके अंदर, 6।
तो m और h के बीच में हमेशा कितने लेटर रहने चाहिए? 3। कौन से? कोई भी आ जाए। तो पहले मैंने क्या किया? m, फिर क्या आ गया? लेटर 1, लेटर 2, लेटर 3, लेटर 4, टोटल 6 बन गए। m और h को छोड़ दो, m o t h e r, m और h को छोड़ दो। तो लेटर 1 को बनने के लिए या तो a भर सकते हो, या t, या e, या r। तो पहले को बनने के लिए कितने वेज होंगे? 4। लेटर 2 को बनने के लिए 3, अगले लेटर को बनने के लिए 2, अगले को बनने के लिए 1। तो कितने वेज आ गए सोचो? 24 वेज, मतलब 4 फैक्टोरियल वेज। नहीं समझ रहे हो? मैंने m और h, ध्यान से सुनिए, m और h के बीच में हमेशा कितने लेटर होने चाहिए? 3। तो मैंने पहले m डाल दिया, फिर 3 लेटर, फिर तो h डालूंगा। तो फिर पहले लेटर को बनने के लिए कितने वेज हैं? चाहे o डाल दूं, चाहे d डाल दूं, चाहे e डाल दूं, चाहे r डाल दूं। तो पहले बनेंगे 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। कितने हो गए? 4 फैक्टोरियल। पर ऐसा भी तो हो सकता था, क्या h पहले आ जाता, m बाद में आ जाता, मतलब m और h की शफलिंग इनटू क्या लगेगा? 2 फैक्टोरियल। सोच लो क्यों लगेगा? m पहले भी हो सकता था, h बाद में, या फिर h पहले m बाद में, कुछ भी आप कर सकते हैं। फिर पहले को एक लेटर आ जाता, फिर m आ जाता, 1 2 3। तो पहले लेटर को बनने के लिए कितने तरीके हैं? 4, दूसरे लेटर को 3, तीसरे लेटर को 2, चौथे लेटर को 1। तो कितना आएगा सोचोगे? 4 फैक्टोरियल इनटू m और h के आपस में शफलिंग करा लो, शफलिंग इनटू क्या हो गया? 2 फैक्टोरियल। क्यों 2 फैक्टोरियल? हो सकता है क्या बोला? h पहले आ जाए और m बाद में। और कोई केस हो सकता है? नहीं, आप करा लो, बोलो, आप जो बोलोगे वो लिखा दूंगा। h दूसरे नंबर पे छोड़ के बाकी कहीं वो लगाओ, लगाओ। आप बोलते सर पहले वो लगा लो, लगा लो o, फिर लगाते हो, कहते हैं t लगा लो, फिर m डाल दो, डाल दिया, फिर क्या डालोगे? e, फिर h, फिर r। ये तो गलत है। क्यों? m और h के बीच में तो एक लेटर है। क्या कहा गया? ऑलवेज देयर एग्जिस्ट 3 लेटर बिटवीन m एंड h। पर ऊपर की स्टेटमेंट पढ़ो, गलत है ये तो। m और h में कितने लेटर चाहिए? 3, तुम्हारे पास तो 1 है, गलत है। आप बोलोगे बन सकता है, बताओ आप, मैं क्यों मना कर रहा हूँ? बनाओ, बोलो, आप बोलने वाले बोलो। आप बोलोगे सर पहले e लगा लो, ठीक है, फिर m लगा लो, ठीक है, फिर o लगा लो, ठीक है, फिर t, ठीक है, r h ये लगा लो। तो ये तो लगाया हुआ है, ये इसमें है ही है। क्यों? पहले m से पहले सिर्फ एक लेटर है e, तो लगाया हुआ है 4 वे से, तो है ही है, क्योंकि m से भी स्टार्ट हो सकता है या फिर h से भी हो सकता है। ये तो मैंने करा ही हुआ केस, ये कोई नया केस थोड़ी ना आया आप लोग, ये तो किया ही हुआ, ये तो ऑलरेडी है। क्यों? m और h के बीच में 3 लेटर, ये दो e o m t r h, ये भी गलत हो जाएगा। क्यों? m और h के बीच में कितने लेटर आएंगे? 2, गलत है। तो क्या करना है सोचो? 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। आपस की शफलिंग 2 फैक्टोरियल, फिर 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल। आपस की शफलिंग, आपस की शफलिंग समझते हो ना? m इधर h इधर, या फिर m इधर h इधर, सोचना। तो कितने वेज बन गए? दोनों के साथ कर दो, 4 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। चलिए कितने केस बनेंगे रब करना चाहता हूँ, ट्वाइस ऑफ 4 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। सोचना आराम से। अब इसका फॉर्मूला देख लो, अगर फॉर्मूला लगाना चाहते हो। अच्छा कंसेप्ट है, जरा देख के सोच के पढ़ना जरा इससे पहले। कितना बन जाएंगे वेज? फॉर्मूला बनवा देते हैं। फॉर्मूला बनेगा इक्वल्स टू, यहाँ लिखवा दो या यहाँ लिखवा दो, एक ही बात है। क्या बनेगा सोचो? टोटल कितने हैं लेटर? n। टोटल कितनी चीजें हैं? आउट ऑफ टोटल n थिंग्स, n माइनस जितनों को इकट्ठा उठाना है m माइनस 2, ये 2 वो हैं जिनको हमने फिक्स किया हुआ है, बिटवीन ऑलवेज 2 पर्टिकुलर वर्ड, प्लस 1 इनटू, ऐसे करना आसान पड़ेगा, इनटू n माइनस 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। समझ में नहीं आया? बता देते हैं, थोड़ा सा देखो। n टोटल चीजें, उनमें से जिनको इकट्ठा उठाना है m माइनस 2, जिन 2 पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं, एक केस उसमें से बढ़ेगा, प्लस 1, कोई फैक्टोरियल नहीं, कुछ नहीं। फिर n टोटल में से वो माइनस करा दो जिनको 2 पर्टिकुलर करने हैं, फिक्स किए हुए, जिनको ये फिक्स वाले हैं, इनटू 2 फैक्टोरियल। क्यों 2 फैक्टोरियल? आपस की शफलिंग, शफलिंग ऑफ 2 फिक्स्ड थिंग्स की।
2 क्या कर देंगे आपको फिक्स, ये क्या आ जाएगा n माइनस एम माइनस 2 प्लस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल इनको क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। अब देख लो अगर फॉर्मूले से करना चाहते हो मुझे कोई तरह नहीं, मेरा आंसर तो ये आ रहा है, इसका क्या आंसर आ रहा है, ये आ रहा है। अब फॉर्मूला लगा लो इधर, सुनो ऐसा करो इधर फॉर्मूला लगा लो, फॉर्मूला लिखवाओ पहले, फॉर्मूला कितना है इसका बताओ, n माइनस एम माइनस 2, चलो बोलो, n माइनस एम माइनस 2 प्लस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, लगाओ जरा n बताओ कितना है, n कितना है यार, n कितना है 6, टोटल लेटर 6 थे, m कितना है, कितना को अरेंज करना है, m 3 है, बाकी तो कोई यूज ही नहीं, 2 तो फिक्स ही रहेगा। कराओ, ये शफलिंग हो रही है 2 फिक्सिंग की, क्या बोला अगर मैं इसकी बात करूं 2 फिक्स की शफलिंग का मतलब बता दो क्या लगा है, पहले m फिर h, पहले h फिर m, h इधर चला जाए m इधर आ जाए, उसका ये 2 फैक्टोरियल जिसका लगा। तो बताओ कराओ जरा वैल्यू पुट, कोई बात नहीं यहाँ वैल्यू पुट कर कराओ जरा, देखो कितना बनाते हो, बनाओ n कितना है 6, m कितना है 3 माइनस 2 प्लस 1 इंटू 6 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, करो 6 माइनस 3 माइनस 2 1 प्लस 1 ट्वाइस इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, यही तो आंसर है। सोचो ऐसे चलिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। चलिए भी एक्सरसाइज है 7.4 है, फर्स्ट है, पहला क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज कैन 6 चिल्ड्रन स्टैंड इन अ क्यू, कितने तरीकों से, इन बुक अपने पास रखो, क्वेश्चन बुक में से पढ़ो, इन हाउ मेनी वेज कैन 6 चिल्ड्रन स्टैंड इन अ क्यू, क्यू का मतलब तो समझते ही होंगे, लाइन में अरेंज करनी, वैसे तो फॉर्मूला खराब है, n डिफरेंट थिंग्स आर अरेंज्ड इन लाइन, कितने में से n फैक्टोरियल में से, तो सॉल्यूशन है वी नो दैट n डिफरेंट थिंग्स आर अरेंज करने हैं इन अ लाइन में, कितने में से n फैक्टोरियल में से, तो 6 डिफरेंट थिंग्स कैसे अरेंज करोगे 6 फैक्टोरियल से, 720 तीसरा कितना आ जाएगा 720। चलिए अगला, वो कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन 4 डिफरेंट बुक्स 1 ईच सब्जेक्ट, कहता है 4 डिफरेंट बुक्स दे रखी हैं, अलग अलग हैं, कोई आइडेंटिकल नहीं जैसी, 4 में से क्या दे रखा है, एक केमिस्ट्री दे रखी है, दूसरा बायोलॉजी दे रखी है, तीसरा मैथमेटिक्स दे रखा है, चौथा फिजिक्स दे रखा है, 4 अलग बुक्स हैं, केमिस्ट्री है, बायो है, फिजिक्स है, मैथ है, कहते हैं इनको अरेंज करना है किसमें भला, आर शेल्फ में कर देंगे, वही तो हो गया, 4 डिफरेंट थिंग्स है, चाहे वो बुक्स के रूप में है तो चारों अलग ही, कौन कौन सी हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो को अरेंज करना है, तो पहली पोजीशन में कौन आएगा, सोशियोलॉजिकली अगर सॉल्व करना है, वैसे फॉर्मूले से सॉल्व करना है, फॉर्मूले से सॉल्व करो, फॉर्मूला क्या लगेगा, वो तो आसान सही है, n है, मतलब 4 डिफरेंट बुक्स आर अरेंज करनी इन लाइन में, शेल्फ एक लाइन ही तो होगी, रो में तो लगानी है, 4 डिफरेंट बुक्स आर अरेंज करनी है ऑन इन अ लाइन में या ऑन अ शेल्फ में, शेल्फ में कैसे करते हैं, पहले फिजिक्स फिर केमिस्ट्री फिर बायो फिर मैथ, पहले फिजिक्स, तो वही तो क्या है शेल्फ में, कितने में से करोगे, सीधा रख देना, फॉर्मूला लॉजिक लगाना है तो लॉजिक लगा देना, जो फर्स्ट पोजीशन है जैसे शेल्फ है आपके पास, पहले प्लेस पे कौन सी बुक रखोगे, केमिस्ट्री, पर क्या केमिस्ट्री रखेंगे, नहीं, फिजिक्स भी रख सकते हैं, बायो भी, मैथ भी, तो फर्स्ट प्लेस क्या होगी शेल्फ की, फर्स्ट पोजीशन
ऑफ शेल्फ की कैन बी फिल्ड बाय 4 ways. Second position can be filled by 3 ways. Third position can be filled by 2 ways. Fourth position can be filled by 1 ways. तो टोटल वेज देखो कितने आएंगे, टोटल वेज 4 into 3 into 2 into 1 4 फैक्टोरियल वेज. ऐसे करेंगे. अगला क्वेश्चन नंबर 5 है. एक स्टूडेंट वांट टू अरेंज 3 इकोनॉमिक्स बुक्स, 2 हिस्ट्री बुक्स और 4 इंग्लिश बुक्स ऑन ए शेल्फ इफ द बुक्स ऑफ द सेम सब्जेक्ट समझते हो, मतलब इकोनॉमिक्स की बुक्स जो होंगी आर डिफरेंट होंगी. 3 इकोनॉमिक्स की बुक्स कहीं हैं, तो इकोनॉमिक्स की बुक्स तो तीनों एक जैसी भी हो सकती है, पर बोला हुआ है सेम सब्जेक्ट, मतलब इकोनॉमिक्स वाली बुक्स ही डिफरेंट है. एक 10th की है, एक +1 की है इकोनॉमिक्स की, एक +2 की है, डिफरेंट है. या हो सकता है तीनों ही +1 के ऊपर राइटर डिफरेंट हो, उनका जो आगे का फ्रंट पेज है वो डिफरेंट हो, जो उसकी लोग देखने का है. तो फिर तो कह रहा है 3 तो आपके पास इकोनॉमिक्स की बुक्स हैं पर वो डिफरेंट है, तो नंबर ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक्स बुक्स 4th 5th है. नंबर ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक्स बुक्स कितनी है, 3 है. मान लो अपने मानने के लिए इकोनॉमिक 1, इकोनॉमिक 2, इकोनॉमिक 3. नंबर ऑफ डिफरेंट हिस्ट्री बुक्स 2 हैं, हिस्ट्री 1, हिस्ट्री 2. 4 इंग्लिश की बुक्स भी हैं. नंबर ऑफ डिफरेंट 4 हैं, इंग्लिश 1, इंग्लिश 2, इंग्लिश 3, इंग्लिश 4. 4 इंग्लिश की बुक्स हैं पर है डिफरेंट. सब्जेक्ट इंग्लिश ही है, सब्जेक्ट सेम है, इंग्लिश पर है डिफरेंट. तो कहता है अरेंज करनी इन शेल्फ में कितने टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट होगी. तो लिख लेते हैं टोटल बुक्स कितनी है, सोच लो. टोटल बुक्स होगी आपके पास, पहला केस है टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट. टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट कितनी होगी बताइए. तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स गिन लो पहले. तो देयर टोटल हियर टोटल नंबर ऑफ जो डिफरेंट बुक्स हैं वो कितनी है, 3 ये हैं, 2 हिस्ट्री की हैं, 4 इंग्लिश की हैं, 9 बुक्स हैं. तो अब 9 बुक्स को अरेंज करना है शेल्फ में, कितने वे से करोगे. नाउ 9 बुक्स आर अरेंज करना है ऑन अ शेल्फ पे 9 फैक्टोरियल वे से. 9 फैक्टोरियल वे से. अब आगे वो क्या कह रहे हैं, दूसरी बात वो क्या कहना चाहता है, द नंबर ऑफ पॉसिबल इफ ऑल द बुक्स ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट आर टुगेदर. सेकंड कह रहे हैं, सेकंड आगे डिस्कस कर रहे हैं. ऑल द बुक्स ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट आर टुगेदर. मतलब अब जब लगाओगे तो इकोनॉमिक्स बुक इकट्ठी लगी होनी चाहिए, हिस्ट्री की इकट्ठी. तो क्या कहना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स की बुक इकट्ठी लगी होनी चाहिए. तो आपस में शफल कर सकती हैं, कितने वे से करेंगे, 3 फैक्टोरियल वे से. कैसे वो 3 फैक्टोरियल वे बनेंगे, सोचो. 3 फैक्टोरियल वे से 6 वेज बनेंगे. कौन कौन से होंगे 6 वेज, अगर आप सुनना ही चाहते हो तो देखो जरा. वो 6 वेज बनेंगे जिसमें आप इनको अरेंज करोगे. देखो वो 6 तरीके कौन से हैं, कुछ उनमें से लिखवा देता हूँ. इकोनॉमिक्स 1 देखो दिखता है, तो 1 मिनट. तो 6 तरीकों से होंगे.
चलिए कौन से वो 6 तरीके हैं देखो जरा। पहले क्या कर लोगे, इकोनॉमिक्स 1, फिर इकोनॉमिक्स 2, इकोनॉमिक्स 3, इकोनॉमिक्स 2, इकोनॉमिक्स 3, इकोनॉमिक्स 1, इकोनॉमिक्स 3, इकोनॉमिक्स 1, इकोनॉमिक्स 2, इकोनॉमिक्स 3, इकोनॉमिक्स 2, इकोनॉमिक्स 1, ऐसे बनेंगे। 4 तो मैंने लिख दिए। तो 3 फैक्टोरियल वे से इनटू हिस्ट्री की बुक अरेंज करनी है H1 इनटू H2, कितने वे से करेंगे, 2 फैक्टोरियल वे से। फिर इंग्लिश बुक अरेंज करनी है E1, E2, E3, E4, कितने में से करोगे, 4 फैक्टोरियल वे से। पता ना हिस्ट्री की बुक 2 फैक्टोरियल 2 बेस कौन से होंगे, H1 H2, H2 H1, समझ गए होंगे। इंग्लिश की भी आपस में शफल करेंगे, E1, E2, E3, E4, तो क्या आएंगे, E2, E3, E4 और E4, E1, E2, E3, ऐसे ही शफल करेंगे। बट इसने कब का, इनकी रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं हो सकती। रिलेटिव पोजीशन का मतलब क्या हुआ, पहले हिस्ट्री वाला बंच भी तो लग सकता है। मेरा मतलब पहले तुमने हिस्ट्री वाले लगा दिए, फिर इंग्लिश वाले लगा दिए, फिर इकोनॉमिक्स वाले लगा दिए, इंग्लिश EN लग दो, चलो EN लिख लो इंग्लिश को, 4 इंग्लिश की, चलो तो कोई बात नहीं। इंग्लिश 1, इंग्लिश 2, इंग्लिश 4, इंग्लिश 3 लगा दिया, फिर इकोनॉमिक्स की लगा दी, इकोनॉमिक्स 1, इकोनॉमिक्स 3, ऐसे लगा दी। पहले इकोनॉमिक्स वाली लगाई थी, पहले इंग्लिश वाली भी तो आ सकती है, इंग्लिश 1, इंग्लिश 2, इंग्लिश 3, इंग्लिश 4, फिर हिस्ट्री की भी आ सकती है, हिस्ट्री 2, हिस्ट्री 1, फिर आपस की भी शफलिंग है। एक तो ये है इंटरनल शफलिंग, आप अंदर की शफलिंग। तो 3 फैक्टोरियल क्या सुजेस्ट करता है, ये 3 फैक्टोरियल शो करता है इंटरनल, अंदर की शफलिंग। ये इंटरनल शफलिंग बोलते हैं इसको। ये 2 फैक्टोरियल क्या है, इंटरनल शफलिंग है, ये भी इंटरनल शफलिंग है। फिर ये भी तो आपस में सेट भी तो शफल हो सकते हैं, पहले हिस्ट्री का आ जाए, फिर एक इंग्लिश का आ जाए, फिर इकोनॉमिक्स का आ जाए, पहले इंग्लिश का आ जाए, तो इनकी आपस की शफलिंग कितने में से होगी, सोचो 1 2 3 सेट है, इनटू 3 फैक्टोरियल। ये 3 फैक्टोरियल बाद में क्यों लगाया पता चला है, ये 3 फैक्टोरियल किसके लिए, इनकी आपस की शफलिंग के लिए, दैट इज कॉल्ड इंटरनल शफलिंग। किसकी इंटरनल शफलिंग, ऑफ E1, E2, E3 की। 2 फैक्टोरियल हिस्ट्री की शफलिंग के लिए, 4 फैक्टोरियल इनकी आपस की शफलिंग के लिए, इनटू 3 फैक्टोरियल क्यों लगा रहे हो, पता है ये 3 फैक्टोरियल क्यों लगाया हुआ है, बता सकता है कोई बच्चा 3 फैक्टोरियल ये क्यों लगा रहे हो, सोचना जरा, ये 3 फैक्टोरियल क्यों लगा रहे हो, बताओ शौर्य, ये वाला 3 फैक्टोरियल क्यों लगा रहे हो, शफलिंग ऑफ, एक्सटर्नल शफलिंग बोलते हैं, बाहरी शफलिंग, एक्सटर्नल शफलिंग मतलब दैट मीन्स, अगर समझ में आ जाए तो शफलिंग ऑफ सेट्स, शफलिंग ऑफ सेट्स, सेट की शफलिंग, एक्सटर्नल शफलिंग, दैट मीन्स शफलिंग, या इधर करता हूं, ऑफ सेट्स, सेट्स की शफलिंग, सेट्स की शफलिंग समझते हो, आपस में एक दूसरे की शफलिंग। तो क्या आएगा, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल क्या आएगा, इनकी आपस की शफलिंग। तो टोटल वेज क्या आ जाएंगे, सोच लो, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल। ये क्या होगी, दोबारा बताऊं क्या, ये सारे हो गए इंटरनल शफलिंग, और ये क्या होगी, एक्सटर्नल शफलिंग। ऐसे करना है, और क्या। 7th है, क्या दिया हुआ है, इफ देयर आर 6 पीरियड्स हैं इन ईच वर्किंग डेज, टोटल नंबर ऑफ लेक्चर कितने दिए गए, पीरियड कितने दिए गए, 6 हैं। 7th क्वेश्चन पढ़े थे, 7th क्वेश्चन पढ़िए। कहता है इफ देयर आर 6 पीरियड्स इन ईच वर्किंग डे, तो 7th है, टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स कितने दे रखे हैं, सोचो, टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स इन ईच वर्किंग डे कितने दे रखे हैं, 6 पीरियड मेरे को दे रखे हैं। अब वो क्या कहना चाहता है, इन हाउ मेनी वेज कैन वन अरेंज 5 सब्जेक्ट, नंबर ऑफ सब्जेक्ट टू बी अरेंज, नंबर ऑफ सब्जेक्ट टू बी अरेंज कितने वे से, 5 वे से, सच दैट each subject have condition दी हुई है, each subject is allowed at least 1 period, such that each allowed
एटलीस्ट 1 पीरियड, कम से कम एक पीरियड जरूर लगेगा। एटलीस्ट क्या मतलब क्या हुआ, कम से कम एक पीरियड जरूर लगेगा। टोटल नंबर ऑफ पीरियड इन ईच वर्किंग डे कितने हो गए 6। तो देख लो टोटल वेज पीरियड दे रखे P1 P2 P3 P4 P5 P6। अब सब्जेक्ट दे रखे हैं सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट 5। सोचना समझे जरा। अब देखो जरा, अब क्या कर रहा हूं इधर देखो, पहले पीरियड को भरना है। पहले पीरियड को मैं सब्जेक्ट 1 से ही भर सकता हूं, या सब्जेक्ट 2 से ही भर सकता हूं, या सब्जेक्ट 3 से भी, सब्जेक्ट 4 से भी, सब्जेक्ट 5 से भी। पहले को भरने के 5 वेज हैं। तो मैंने क्या भर दिया, सब्जेक्ट 1 कोई भी एक, मान लो सब्जेक्ट 2 भर दिया, मान लो सब्जेक्ट 2 इंग्लिश का था इंग्लिश भर दिया। फिर अगले को भरने के लिए कितने वेज हो गए, सब्जेक्ट 2 तो भरा गया, अगले को भरने के लिए 4 वेज हैं। मान लो मैंने सब्जेक्ट 4 भर दिया, मान लो मैथ था। फिर अगले को भरने के लिए 3 वेज थे, 3 वेज है, मान लो मैंने सब्जेक्ट 1 भर दिया। फिर अगले को भरने के लिए 2 वेज हैं, मैंने सब्जेक्ट 3 भर दिया। फिर अगले को भरने के लिए 1 वेज है, मैंने क्या भर दिया, सब्जेक्ट 5 भर दिया। अब मेरे पास लास्ट पीरियड फ्री बैठ गया। अब इसमें कौन सा भरूंगा, या तो सब्जेक्ट 1 डाल सकता हूँ, या सब्जेक्ट 2, या सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5। तो कितने में से भरूंगा, 5 फैक्टोरियल से, तो ये हो गई। इसको भरने के लिए कितने तरीके हो गए, इंटू 5। गलत है, ये लॉजिक गलत है आपका। सर क्या गलती है इसमें, क्योंकि लिखा हुआ है हर सब्जेक्ट को एटलीस्ट 1 पीरियड मिलेगा, कम से कम एक है, एक से ज्यादा भी मिल सकते हैं, इसलिए ये वाला पीरियड रिपीट हो सकता है। पर आप सोचना, जिस वे से मैंने भरा है, 2 सेम पीरियड चाहिए मेरे को, 2 सेम पीरियड, मतलब मैथ के 2 पीरियड लगाने हैं। मान लो सब्जेक्ट 2 मैथ है, मैथ के 2 पीरियड लगाने हैं मुझे, तो मुझे इसमें कमी पता क्या है, मैथ को हमेशा ये वाला लेक्चर देना पड़ेगा 5 मिनट। क्यों, क्योंकि रिपीट करने के लिए ये वाला है। क्यों, पहले 5 पीरियड में आपने अलग अलग सब्जेक्ट भर दिए, अब कोई रिपीट होगा तो ये वाला रिपीट होगा। सोचो, अगर हो सकता है तो ये रिपीट हो सकते हैं, ये दोनों कभी रिपीट नहीं हो सकते। नॉट रिपीट मतलब, नॉट रिपीट का मतलब समझो, पीरियड 2 और पीरियड 3 कैन नेवर बी रिपीटेड, नॉट बी रिपीटेड, रिपीट नहीं हो सकते, हमेशा ऑलवेज रिपीट होगा। पीरियड 4 पीरियड 5 सोचना, ऑलवेज रिपीट होगा। 2 मिनट लगा के पहले सोचो, समझ में नहीं आया। जब तुम पहले 5 पीरियडों में अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा लोगे तो कोई पीरियड रिपीट ही नहीं होगा। मतलब जैसे मान लो जिन जिन स्कूल में आप पढ़ते हो, ऐसा हो सकता है पहला लेक्चर इंग्लिश का लगे, दूसरा तीसरा मैथ का किसी भी वीकेंड वाले डेज में, तो होता है क्या, ऐसा होता है ये दोनों मैथ के हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कभी तो फिजिकल के इकट्ठे लग जाते हैं, कभी तो केमिस्ट्री के इकट्ठे लग जाते हैं, तो 2 केमिस्ट्री के लगते हो, मैथ का न लगाओ, केमिस्ट्री के लगे हो, तो वो केमिस्ट्री के जो दोनों 2 पीरियड केमिस्ट्री के लगाने हैं, टाइम टेबल इंचार्ज मैं हूं, तो वो ये दोनों भी तो दे सकता है, पीरियड 3 और पीरियड 4 केमिस्ट्री का लगे। होता नहीं ऐसे स्कूलों में कि सोचो जरा, पहले 2 मैथ के लग गए, या दूसरा तीसरा मैथ का लग गया, या तीसरा चौथा केमिस्ट्री का, मतलब कोई भी 2 पीरियड इकट्ठे लग गए, लगते हैं ऐसे कभी, पहले बताना, लगते हैं। फिर इसके हिसाब से तो कभी लगेंगे नहीं, इसके हिसाब से अगर केमिस्ट्री के डालने हैं 2 तो यही डालने पड़ेंगे, मैथ के डालने हैं तो 2 यही डालने पड़ेंगे, इंग्लिश के डालने हैं तो यही डालने पड़ेंगे। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता 2 मैथ के पहले 2 लग गए, हो ही नहीं सकता। इस लॉजिक के हिसाब से तो गलत है, क्योंकि तुमने पहले पीरियड में अलग सब्जेक्ट, दूसरे में अलग, तीसरे में अलग, चौथे में अलग, 5वें में अलग सब्जेक्ट पढ़ाया, गलत है लॉजिक। तो इसका सही लॉजिक क्या है, सुनो जरा, फिर शायद समझ में आ जाए। पीरियड कितने हैं, पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4, पीरियड 5, पीरियड 6। सब्जेक्ट कितने, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5। अब पहला सब्जेक्ट पढ़ाना है, मान लो इंग्लिश पढ़ानी है, इंग्लिश में पहले पीरियड में पढ़ा सकता हूँ, दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में भी, 5वें में भी, 6ठे में भी। तो सब्जेक्ट पढ़ाओ पीरियड में, पीरियड मत पढ़वा लो सब्जेक्ट में। वाह भाई वाह, तुमने पीरियड ही पढ़वा दिया, पहला पीरियड पढ़वा दिया नहीं। पहला सब्जेक्ट को भरने के लिए कितने वेज हैं, 6। मान लो सब्जेक्ट 1 यहाँ लग गया, अब हो सकता है बिल्कुल। सब्जेक्ट 2 को मान लो मैथ है, मैथ,
सब्जेक्ट टू को पढ़ाने के लिए 1 2 3 4 5 वेज हैं सब्जेक्ट टू को पढ़ाने के लिए। मान लो सब्जेक्ट टू तुमने ये पढ़ा लिया, सुनते रहना। फिर सब्जेक्ट 3 पढ़ाने के लिए 1 2 3 4 वेज हैं, तो यहाँ पे तुमने सब्जेक्ट 3 पढ़ा लिया। फिर सब्जेक्ट 4 पढ़ाने के लिए 1 2 फिजिकल था, 3 पीरियड रह गए, तो हो सकता है तुमने फिजिकल यहाँ पढ़ानी हो सबसे लास्ट में, सोचना आराम से। फिर 5वां सब्जेक्ट था, वो यहाँ भी पढ़वा सकते हो, यहाँ भी मान लो तुम्हें 5वां सब्जेक्ट यहाँ पढ़वा लिया, उसको पढ़ाने के लिए 2 वेज थे। अब 1 पीरियड बच गया, हो सकता है वो तुम S1 का लगा दो, इंग्लिश का ही लगा दो, S1 इंग्लिश था मान लो, S1 भी लगा सकते हो, S2 भी लगा सकते हो मैथ। अगर आप S2 लगाओ यहाँ पे तो ये दोनों मैथ के हो जाएंगे, ये दोनों मैथ के हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, 6 पीरियड थे, 5 सब्जेक्ट पढ़ने, 6P5 में से, या फिर ऐसे पढ़ना इनटू, अभी इवेंट पूरा नहीं हुआ। अब क्या करोगे, जो रेस्ट ऑफ पीरियड बच गया, जो भी पीरियड बचेगा, रेस्ट ऑफ पीरियड, जो रेस्ट ऑफ बाद वाला पीरियड बच गया, कैन बी फिल्ड, कैसे भरा जाएगा, बाय, ये जो 5वां पीरियड बचा हमारे, तीसरा पीरियड बचा, वो किससे भरा जाएगा, कैन बी फिल्ड बाय एनी वन ऑफ द, कैन बी फिल्ड, मैं ब्लैक मार्कर से लिखूंगा, दिख नहीं रहा तो, कहता है रेस्ट ऑफ, जो बच गया, रेस्ट ऑफ पीरियड कैन बी फिल्ड बाय एनी वन ऑफ 5 सब्जेक्ट्स। तो कैसे भरा जाएगा, सोचो जरा, एक पीरियड बच गया, अब रेस्ट ऑफ पीरियड बनना, बताओ ये किससे भरा जाएगा, या तो इसमें क्या भरा जाएगा, सब्जेक्ट 1 या सब्जेक्ट 2 या सब्जेक्ट 3 या सब्जेक्ट 4 या सब्जेक्ट 5। तो इसको भरने के कितने वेज आ जाएंगे, रेस्ट ऑफ पीरियड कैन बी फिल्ड बाय एनी वन ऑफ द 5 सब्जेक्ट बाय 5 वेज। तो क्या हो जाएगा, इंटू 5, मेरा मतलब आ जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। और चलिए, गुड मॉर्निंग, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिजिट प्रॉब्लम्स को। हम जब भी डिजिट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। क्या बोला, वो डिजिट जो होगा वो 0 से स्टार्ट ना हो, 3 डिजिट नंबर बनाना है तो 0 से स्टार्ट ना हो जाए। 0 1 2 इज नॉट 3 डिजिट नंबर, 1 2 0 3 डिजिट नंबर होता है। तो हमें कौन से स्टेप, कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं अपने डिजिट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अदरवाइज हम लोग अगर जिगजैग वे से सॉल्व करें तो हमारे आंसर बहुत अलग निकलेंगे, जो उससे मैच नहीं होंगे। लॉजिक भी हमारा गलत हो जाएगा, लॉजिक भी हमारा गलत हो जाएगा, जो हमारे को हमारे असली लॉजिक से दूर कर देगा। तो कहने का मतलब, व्हाइल सॉल्विंग डिजिट प्रॉब्लम वी फॉलो द फॉलोइंग स्टेप। कुछ स्टेप को हमें फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले क्या होगा, स्टेप 1, फर्स्ट प्रेफरेंस इज गिवन। मतलब कोई भी डिजिट प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग से देखना है, क्वेश्चन को रीड करते हुए, कि क्या कोई कंडीशन तो नहीं दी हुई। कंडीशन कई तरीकों से होती है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन पे डिपेंड करती है। जैसे एग्जांपल 7 इज एट यूनिट प्लेस पे आ जाए, एग्जांपल नंबर इज डिविजिबल बाय 2 हो जाए, एग्जांपल नंबर इज ऑड हो जाए, एग्जांपल हमारे पास जो लास्ट 2 डिजिट्स हों आर, लास्ट के 2 डिजिट्स हो आर 35 हो जाए, एग्जाम्पल 10 इज एट 10th प्लेस पे आ जाए। मेरा मतलब क्या है, कहना चाहता है 0 इज एट यूनिट प्लेस पे, 5 इज एट 10th प्लेस पे, ऐसा कुछ आता है। तो कहते हैं ऐसी कुछ कंडीशनें होती हैं जो क्वेश्चन में दी होती है, हमें आराम से पढ़नी होती है, जिसके बाद फॉलो करना होता है, ये बात है। तो अगर कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले कंडीशन को देखो। जैसे एग्जांपल मैंने लिख दिया 4 डिजिट ऑड नंबर बनाना है, ऑड नंबर होना चाहिए, बाय यूजिंग डिजिट 1 2 3 4 5 6 व्हेन डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड। जो एक बार आ गया दोबारा नहीं आएगा। चलिए, तो कंडीशन है ऑड नंबर बनाना है विदाउट रिपीटेशन। तो हो सकता है कुछ बच्चे इस तरह से चले, ये रॉन्ग है। क्या इसमें गलती है, बता रहा हूं, ऐसे नहीं चलना। ऐसे का मतलब जिग-जैग वे से नहीं चलना। सबसे पहले प्रेफरेंस कंडीशन को देनी है। मान लो D1 D2 D3 D4 बनाना है,
तो आपने सबसे पहले इसको भरा। इसको भरने के तरीके कितने, क्या क्या नंबर है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6। मान लो मैंने बोला भराओ, मान लो एक बच्चा कहता है सर D1 को भरो। D1 को भरने के 6 तरीके हैं, या तो 1 भर लो, या 2 भर लो, या 3 भर लो, या 4 या 5 6। मान लो 2 भर दिया, D1 को क्या भर दिया, 2 भर दिया। फिर D2 को भरो, D2 को भरने के लिए 1 2 3 4 5 वेज है। कितने तरीके से हो जाएंगे, 5 तरीकों से। क्यों, इवेंट पूरा नहीं हुआ, इवेंट इज येट टू कंप्लीट। तो 5 तरीकों से मैंने मान लो 4 भर दिया। फिर D3 को भरने के लिए कितने तरीके रह गए, सोचोगे D3 को भरने के लिए, D3 को भरने के लिए 1 2 मान लो 4 भर दिया, 1 2 3 4। D3 को भरने के कितने तरीके रह गए, 4 तरीके। मान लो तुमने 1 भर दिया। अब बाकी क्या बचा, D4 को भरने के लिए 1 2 3 तरीके, गलत तो 3 तरीके, गलत है 3। क्यों, या तो क्या आएगा, ऑड बनाना है, ऑड मत भूलना। ऑड नंबर कब बनता है, क्या 2 4 6 या सॉरी 1 3 5 6 ऑड होता है, नहीं तुम्हें पता है। 1 5 3 2 ऑड होता है, नहीं। 2 4 6 1 ऑड होगा, हाँ लास्ट डिजिट ऑड होगा तभी तो ऑड होगा। तो बचे कौन कौन से डिजिट, या तो 3 भर सकते थे, या 5 या 6। तो इसको भरने के लिए कितने तरीके रह गए, 3 5 या 6। पर 6 तो नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि हमें ऑड नंबर चाहिए, कंडीशन दी हुई है ऑड नंबर की। तो इसको भरने के लिए कितने तरीके रह गए, 2। कितने टोटल वेज आ गए, 6 3 दा 6 5 दा 30 34 दा 122 दा 240 वेज। पर अगर कोई बच्चा मुझे कहता है D1 D2 D3 D4 D5, अब मान लो D4 है, D1 को भरने कितने तरीके हो गए, या तो 1 भर लूंगा, 6 वेज हैं। कौन से 6 वेज, 1 2 3 4 5 6। या तो 1 भर लो, या 2 भर लो, या 3 भर लो, या 4 भर लो, या 5 या 6, इनमें से कोई भर लो। मान लो तुमने क्या भर दिया, मान लो इसमें 1 भर दिया। तो D2 को भरने के लिए कितने तरीके रह गए, सोचो D2 को भरने के लिए तरीके रह गए, 1 खत्म हो गया, 1 2 3 4 5 रह गई। तो 5 वेज थे, मैंने 6 भर दिया मान लो। अगले को भरने के लिए कितने तरीके रह गए, 4। मान लो मैंने यहाँ 3 भर दिया। अगले को भरने के लिए कितने तरीके रह गए, 1। क्यों, ना 2 आ सकता है, ना 4 से 1 ही आ सकता है। कौन बोला, 5। तो इसका आंसर कितना आ गया, 6 5 दा 30 34 दा 120 वेज। तो किसी बच्चे का इसी का आंसर 240 बन रहा है, किसी का 120 बन रहा है। तो ये क्या मतलब एक बच्चा क्या करे, इन 6 तरीकों से भरना था, 2 भर दे। कोई बच्चा इसमें ऑड भर दे तो आंसर अलग अलग आ गए। तो क्या अलग अलग आंसर लिख के आएगा बच्चा, नहीं। तो सबसे पहले क्या करोगे, D1 D2 D3 D4। तो नंबर कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 है। सबसे पहले किसको डालोगे, सोचो जरा, सबसे पहली प्रेफरेंस किसको दोगे, सोचो। सबसे पहली प्रेफरेंस, ये ठीक है, ये राइट है। फर्स्ट प्रेफरेंस याद रखना, फर्स्ट प्रेफरेंस गिवन टू कंडीशन। पहली प्रेफरेंस किसको दोगे, कंडीशन को। पहली प्रेफरेंस किसको दोगे, कंडीशन को। कौन सी कंडीशन है, D1 D2 D3 D4 है। सबसे पहली प्रेफरेंस कंडीशन को दो। कंडीशन कौन सी थी, कि हमें ऑड बनाना है। ऑड बनाना है तो या तो 1 आएगा, या फिर क्या आएगा, सोचो, या तो 1 भर सकते हो, या फिर 3 भर सकते हो, या 5 भर सकते हो। तो इसको भरने के लिए कितने वेज हो गए, 3 वेज। या तो 1 भर लो, या 3 भर लो, या 5। मान लो 1 भर लिया, 3 भर लिया, मान लो चाहे 5 भर लिया, वो आपको देखना है। चाहे 1 भर लो, चाहे 3 भर लो, चाहे 5 कुछ भी भर लो, मान लो 5 भर लिया। समझ भी रहे हो, पहले किसको भरा, कंडीशन को। फिर इनटू इवेंट पूरा नहीं हुआ, आपको ही पता है, इवेंट इज येट टू कंप्लीट, बट कंडीशन पूरी होगी। फर्स्ट प्रेफरेंस गिवन टू कंडीशन, मेरी कंडीशन तो पूरी होगी, बाकी बातें बाद में देखेंगे। अब मुझे डर नहीं है कि मेरा लास्ट में और बनता है कि नहीं बनता। सोचो, ये बन गया 5 वे से। अब इसमें तो ये भी डर है कि लास्ट में और बने ना बने। क्यों बोला, मान लो 1 मिनट के लिए यहाँ चलाऊं, तो मैं मान लो यही वाला क्वेश्चन करता कोई बच्चा, D1 D2 D3 D4, नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 6 थे। सोचना आराम से दिमाग से। D1 को भरने के 6 तरीके,
कोई भी 6 में से भर दो, मैंने 1 भर दिया, आपने मुझे 6 तरीके दिए, मैंने 1 भर दिया। अगले को भरने के लिए 5 तरीके 2 3 4 5 6, मैंने 5 भर दिया। अगले को भरने के लिए फिर 4 तरीके में 2 3 4 6, मैंने 3 भर दिया। फिर अगले को भरने के लिए 2 भर दो क्या, 3 तरीके 2 भर दो क्या, ये तो और बनेगा ही नहीं। 4 भर दो क्या, और ही नहीं बनेगा। 6 भर दो क्या, ये भरने के तरीके ही नहीं है, क्वेश्चन मार्क। तो ये तो यहाँ गड़बड़ है, ये तो गड़बड़ है। अगर मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, अगर मैं यहाँ से, मेन बात क्या समझा रहा हूँ, यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ, अगर मैं स्टार्ट यहाँ से करता हूँ तो गड़बड़ है, ये मैं समझा रहा हूँ। अब यहाँ से मैंने स्टार्ट किया 3 वे से, अब मान लो 5 मैंने भर दिया। अब अगले को भरने के लिए कितने तरीके आ गए, अगले को 1 2 3 4 5 तरीके। फिर अगले को भरने के लिए कितने तरीके आ गए, मान लो आपसे 3 भर दो, चाहे 3 भर दो, कोई दिक्कत नहीं। अगले को भरने के लिए 1 2 3 4 तरीके, मान लो 6 भर दिया। फिर अगले को भरने के लिए कितने तरीके रह गए, 3। ये टोटल वेस हो जाएंगे, कितने आएंगे सोचो, 20 60 थी था 180, तो असली आंसर 180 होगा, ये मैं समझा। तो सबसे पहली प्रेफरेंस कंडीशन को देनी है, अगर वो कंडीशन दी हुई है। स्टेप 2 आ गया समझ में। अगर आप कंडीशन को ना दो, जिगजैग वे से भरो, तो आंसर कभी 240 आएगा, कभी 120 आएगा, कभी आंसर किसी बच्चे का निकलेगा ही नहीं, परेशान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई और बचे ही नहीं। तो सबसे पहली प्रेफरेंस किसको देनी है, कंडीशन को। दूसरा है स्टेप 2। स्टेप 2, सेकंड प्रेफरेंस इज गिवन टू, किसको दोगे, सेकंड प्रेफरेंस किसको देना है, रिस्क को। रिस्क किसको बोलते हैं, रिस्क किसको बोलते हैं, दैट मीन्स 0 इज नॉट, जो नंबर होगा, दैट मीन्स जो नंबर होगा 3 डिजिट 4 डिजिट नंबर, जो नंबर होगा कैन नेवर बी स्टार्टिंग फ्रॉम 0। जो नंबर होगा वो 0 से स्टार्ट नहीं होगा, जो नंबर होगा वो 0 से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। समझ में नहीं आया, बता। मान लो ये होता 4 डिजिट नंबर बनाना होता, अभी कंडीशन ही है, बाय यूजिंग नंबर है 0 1 2 3 4 5 व्हेन डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड, तो कहता है इसमें रिस्क है, बिल्कुल है। पिछला समझ गए ना, पिछला समझ गए हो। अपनी मर्जी से कहीं से भी शुरू नहीं कर देना। कहां से शुरू करोगे, D4 से। D4 से क्यों, क्योंकि कंडीशन जो लगी हुई थी वो D4 पे लगी हुई थी, कंडीशन D3 पे भी लग सकती थी, D2 पे भी। जैसे होता 7 at 10th प्लेस, तो 10th प्लेस ये होती है, यूनिट 10 100,000, तो 10th प्लेस ये होती है, तो हम उसको भरते हैं। मतलब कंडीशन क्या दिया उससे नहीं है, मतलब ये समझने वाला है कि अगर तुम्हारे को किसी भी क्वेश्चन में कंडीशन दी है तो पहली प्रेफरेंस कंडीशन को देनी है। अब देखिए दूसरी प्रेफरेंस किसको देंगे, रिस्क को। रिस्क को मतलब कैसे बता रहा हूँ, रिस्क कैसा है, अगर रिस्क समझ नहीं आ रहा, जैसे मैं वैसे ही रफ में बताऊं, पहले रिस्क का मतलब बताऊं। एग्जांपल है 3 डिजिट नंबर बनाना है बाय यूजिंग 1 2 0 3, तो मैं तुमसे बोलता हूँ 3 डिजिट नंबर बनाना है, 120 3 डिजिट होगा, यस। यस 102 3 डिजिट नंबर है, यस। 012 3 डिजिट नंबर है, नो। तुम बोलोगे नो, क्यों नहीं है, क्योंकि ये नंबर 0 से स्टार्ट होता है। ये बोलते हैं रिस्क प्लेस, ये होती है रिस्क प्लेस। सोचना, ये होती है आपके पास रिस्क पोजीशन। ये वाली पोजीशन पे 0 नहीं आना चाहिए, 0 आ गया तो 3 डिजिट का सत्यानाश हो गया। जहां हम 3 डिजिट का सोच रहे थे तो क्या रह गया, 2 डिजिट रह गया। सोचो 0 नीचे नहीं आ सकता किसी की तरह से। मेरा मतलब क्या हुआ, थोड़ा यहाँ सोचो, तो मैं कहता हूँ 130 हो सकता है, हाँ। 3 डिजिट 103 हो सकता है, हाँ। 013 हो सकता है, नहीं। ये क्या होगा, रिस्क है, इसको बोलता हूँ मैं रिस्क। इसका मतलब है, पहले रिस्क का मतलब क्या सर, ये तो बता दो, बताया मैंने। अब वो ये कह रहे हैं 3 डिजिट नंबर बनाओ, ये रॉन्ग है, ये राइट है। अब आपको डिसाइड करना है क्यों रॉन्ग, रॉन्ग क्यों राइट। D1 D2 D3 D4 है, 4 डिजिट नंबर बनाना है, तो इसमें रिस्क है, हाँ है। क्या बोला, यहाँ 0 नहीं आ सकता, पर मैं इग्नोर कर रहा हूँ रिस्क को। पिछली बार मैंने कंडीशन को इग्नोर कर दिया था, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इग्नोर कर रहा हूँ रिस्क को।
इसमें प्रेफरेंस दे रहा हूं रिस्क को, तो क्या गड़बड़ है देख सकते हो तो देख लो। तो क्या कराऊंगा, D1 D2 D3 D4। मेरे पास नंबर कितने दिए हुए सोचो जरा, 0 1 2 3 4 5। मैं D4 से भरता हूँ। D4 को बनने के लिए कितने दिखे, 1 2 3 4 5 6 वेज हैं। कौन कौन से 6 वेज हैं सोचो जरा। मैं 0 भी डाल सकता हूँ, 1 भी 2 भी 3 भी। मान लो मैंने 3 डाल दिया, अब मेरा 3 खत्म हो गया, क्यों, विदाउट रिपीटिशन है। फिर अगले को डालने के लिए कितने दिखे रह गए मेरे पास, 5। मैंने मान लो 5 ही डाल दिया या 0 डाल दिया, मान लो 0 डाल दिया, मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, 0 डाल दिया। फिर अगले को बनने के लिए कितने दिखे रह गए बताओगे, अगले को बनने के लिए 1 2 3 4 वेज। मान लो मैंने 1 भर दिया, अगले को बनने के लिए कितने दिखे रह गए, 3। मान लो मैंने 5 भर दिए, एक नंबर बन गया। पर हो सकता है कोई बच्चा ऐसा करे, D1 D2 D3 D4। आंसर बताओ कितना है, 6 5 था 30, 34 था 120, 123 था, 360 वेज बन गए सोचो। अब मान लो क्या करेगा, D4 को बनने के कितने दिखे थे, 6 वेज थे। 6 वेज में कौन से बन सकता था, 0 1 2 3 4 5। मान लो उसने क्या भर दिया, 3 भर दिया, मान लो 3 भर दिया। अब D3 को बनने के लिए कितने वेज रह गए, 5 वेज। इवेंट पूरा नहीं हुआ, ये मल्टीप्लाई क्यों लगता है, इवेंट इज येट टू कंप्लीट। तो 5 वेज आ गई, मान लो उसने 2 भर दिया। D2 को बनने के लिए कितने दिक्कत रह गए सोचोगे, 4 वेज रह गए, मान लो उसने 1 भर दिया। फिर अब D1 को बनने के लिए बताओ कितने तरीके रह गए, 1 2 3 तरीके रह गए, नहीं अब कितने तरीके रह गए, यहाँ कितने तरीके थे ध्यान से देखो, और यहाँ कितने तरीके रह गए, 2। जब मैंने बीच में एक 0 भर दिया था तो तरीके यहाँ 3 रह गए थे, अब 0 नहीं भरा तो तरीके क्या रह गए, 2। क्यों, 0 में भर नहीं सकता हूँ, 4 में भर सकता हूँ। तो अब इसको भरने के, अब टोटल वेज गिनो, 30 120 240। तो एक ही क्वेश्चन के 2 आंसर आ रहे हैं। अगर आप सोचो मैं कहाँ कह रहा हूँ ये गलती है, ये क्या है, रॉन्ग है, रॉन्ग, डोंट कभी रॉन्ग हो गए तुम। बट अगर मैं ऐसे प्रेफरेंस दूं पहले रिस्क को, मतलब मुझे पता था रिस्क का मतलब वन ऑफ द गिवन डिजिट क्या है, 0 है, 0 1 2 3 4 5 है। कितने डिजिट नंबर बनाना है, D1 D2 D3 D4 बनाना है। तो मुझे क्या देखना है, पहली प्रेफरेंस इसको देनी है, फर्स्ट प्रेफरेंस। मतलब अब तो कंडीशन तो है नहीं, प्रेफरेंस किसको देनी है, रिस्क को। प्रेफरेंस गिवन टू रिस्क, गिवन टू रिस्क, रिस्क को प्रेफरेंस देनी है। मतलब यहाँ 0 नहीं आ सकता, 1 2 3 4 5, इसको बन के 5 भेजा, चाहे 1 भर लो, चाहे 2 भर लो, चाहे 3 भर लो, चाहे 4 भर लो, 3 भर लिया, तो आपने 3 भर दिया। फिर अगले को बनने के सोचो कितने तरीके हैं, 3 आ गया आपका। फिर अगले को बनने के लिए कितने तरीके हैं, 1 2 3 4 5। अब जो मर्जी भरो, चाहे 0 भरो, कुछ भरो, में कोई मतलब नहीं, 0 भी भर दिया, 3 भी भर दिया। अगले को बनने के लिए 4 तरीके, सोचो जरा, 1 भर दिया, मान लो। अगले को बनेंगे 3 तरीके, क्यों, क्योंकि आपका जो 0 होना चाहिए वो यहाँ नहीं होना चाहिए था पहली प्लेस पे। क्या नंबर पॉसिबल है, हाँ देखो कितना आंसर आ रहा है, 20 60 300। कहाँ आपके 2 किसी का 360, किसी का 240, असली आंसर क्या है। तो ये मतलब है, ध्यान रखना। और अगर सर दोनों चीजें आ जाए तो पढ़ो जरा, कंडीशन भी आ जाए, रिस्क भी आ जाए, तो स्टेप बनाया मैं। पिछले वाला जो एग्जांपल दिया उसमें क्या थी, कंडीशन थी और नंबर की, इसमें क्या थी, रिस्क है। क्या बोला, 0 यहाँ ना आ जाए, 0 आ गया तो गड़बड़ कर देगा। अब सर अगर दोनों ही आ जाए तो यार पहली प्रेफरेंस किसको दोगे, कंडीशन को, दूसरी प्रेफरेंस रिस्क को, बस खत्म कहानी। इसी के बिहाफ पे तो है। जैसे एग्जांपल 4 डिजिट और नंबर बनाना है बाय यूजिंग 0 1 2 3 4 5। इसमें क्या दोनों हैं, कंडीशन भी और रिस्क भी है। पहले वाले में कंडीशन थी, अब इसमें दोनों हैं। देखना जरा ध्यान से, इसमें अब दोनों हैं। क्या दोनों हैं, कंडीशन भी है और इस क्वेश्चन में रिस्क भी है। देख लो, इसमें दोनों बात थी, अगर आप समझे हो तो। पहले वाला मैंने एग्जांपल दिया कंडीशन का, दूसरा एग्जांपल दिया सिर्फ रिस्क का। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं दोनों का, समझ रहे हो। अब इस एग्जांपल में कितना है, सॉल्यूशन है। इन अबव एग्जांपल वी हैव बोथ, हमारे पास दोनों चीजें हैं। सबसे पहले कंडीशन भी है, पहली प्रेफरेंस कंडीशन। क्या है कंडीशन बताओगे, और नंबर। पहली प्रेफरेंस मैं कंडीशन को दूंगा, फिर सेकंड प्रेफरेंस दूंगा, दूसरा भी है रिस्क। 0 इज
वन ऑफ द गिवन डिजिट। इसे ध्यान रखना, कहीं नंबर 0 से मत स्टार्ट कर देना, कहीं ऐसा मत करना जैसे बता रहा था 1 2 0 चल जाएगा, 1 0 3 चल जाएगा, 0 1 3 नहीं चलेगा, 0 से मत स्टार्ट कर देना। करूं क्या, तो वो चीज हमने देखनी है रिस्क की। कैसे, वो देखो, ये गलत है, क्या गलती है और ये ठीक है। मतलब अगर मैं पहली प्रेफरेंस रिस्क को दे दूं, दूसरी कंडीशन को, तो गलत है बिल्कुल। देखो जरा, बिल्कुल गलती है। मैंने क्या बोला है, अगर मैं पहले रिस्क को प्रेफरेंस दे दूं, ये गलती है। इसमें गलती क्या है, मैं स्टेप पहला ले रहा हूँ रिस्क, जबकि उसने कहा नहीं पहला नहीं लेना, दूसरा स्टेप रिस्क है, पहला स्टेप कंडीशन का है और दूसरा स्टेप ले रहा हूँ मैं कंडीशन का। इसमें उल्टा कर रहा हूँ। देखता हूँ क्या कुछ गड़बड़ आती है कि नहीं आती कंडीशन का, और जबकि इसमें ठीक है। इसमें पहला स्टेप मैं लूंगा कंडीशन का और दूसरा स्टेप मैं क्या लूंगा, रिस्क का। ये ठीक है, ये गलत है। क्या गलती है देख लो। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपके पास 3 डिजिट 2 डिजिट 4 डिजिट नंबर आए तो पहला कंडीशन देना। सर गलती तो बता दो भाई, ये हटा रहा हूँ बस। चलिए क्या गलती है देखिएगा जरा। कितना डिजिट नंबर मांग रहे हैं, D1 D2 D3 D4। कितने नंबर से, 0 1 2 3 4 5 नंबर से। ठीक है भाई, बताओ भाई D1 को बनने के तरीके। D1 को बनने के तरीके बताओ। D1 को मैंने पहले भरा रिस्क, 0 यहाँ पे नहीं आना चाहिए, तो इसको बनने के 5 वेज भर दिए। कौन से 5 वेज, 1 भर लो, 2 भर लो, 3 भर लो, 4 भर लो, 5 भर लो। मैंने 3 भर दिया, मेरा 3 खत्म। अब मैंने क्या कर दिया, 5 ऐसे भर दिया। मैं 0 छोड़ सकता था, 1 2 4 5। अब मैंने पहली प्रेफरेंस किसको दी, रिस्क को। ये मैंने नंबर फर्स्ट पे भरा, देख रहे हो ना, फर्स्ट प्रेफरेंस। ध्यान से देखो, मैंने किसको दी, रिस्क को दी। अब दूसरी प्रेफरेंस दे रहा हूं, देखिएगा सेकंड प्रेफरेंस में किसको दे रहा हूं, कंडीशन को। कंडीशन क्या बताओगे, है इसमें कंडीशन, और नंबर बताओगे। और नंबर कब आएगा जब यहाँ पे क्या डालूंगा, या तो 1 या 5, क्योंकि 3 तो मैं डाल चुका हूं। तो इसको बनने के मेरे 2 वेज हैं। कौन कौन से 2 वेज, या तो 1 डाल दूं, ब्लू मार्कर से लिख दूं, या तो 1 डाल दूं, या 5 मान लो 1 डाल दिया, तो मेरा 3 भी खत्म और 1 भी खत्म। अब क्या डालना रह गया, 1 2 3 4। तो इसको डालने कितने तरीके रह गए बेटा, 4। क्यों बोला, चाहे 0 डाल दूं, चाहे 2 डाल दूं, चाहे 4 डाल दूं, चाहे 5 डाल दूं। फिर अगले को डालने के लिए कितने तरीके रह गए, 3। क्या बोला, चाहे मैं 5 डाल दूं। तो कितने टोटल वेज हो गए, 5 4 दा 20, 23 दा 60, 62 दा 120 वेज। सोचना, अब यही मैं क्या करता, सोचो, अब यही कोई बच्चा क्या करता, D1 D2 D3 D4। अब वो पहली प्रेफरेंस इसी को देता, फर्स्ट प्रेफरेंस को इसको ही देता, रिस्क को ही। फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देता, रिस्क को ही देता। रिस्क का मतलब क्या होता, सोचो, यहाँ 0 1 2 3 4 5, 0 छोड़ के डाल दो, 5 वेज है, मान लो 2 डाल देता, तो यहाँ से 2 खत्म हो जाता। फिर यहाँ पे क्या डालता, दूसरी प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, समझ भी रहे हो, प्रेफरेंस लिखा हुआ है, प्रेफरेंस कंडीशन को देता। तो अब कंडीशन में डालने के लिए कितने तरीके हो जाते हैं, 1 भी डाल सकता था, यहाँ पे सोचो 1 भी डाल सकता हूँ, 3 भी 5 भी, तो कितने वेज हो गए, 3 वेज। यही खराब हो गया, ये 5 तरीके 3 तरीके, यहाँ ये 5 तरीके, और यहाँ पे यहाँ कितने तरीके आते, सोचो 2 तरीके। सोचो मान लो मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया था, 1 डाल दिया, मान लो 3 डाल दिया, 3 वेज से 3 डाल दिया। अब अगले को बनने के लिए 4, अगले को बनने के लिए 3 वेज। सोचना है 20 60 60 था 180। तो ये क्या आंसर ही अलग अलग आ रहे हैं भाई, आंसर अलग अलग आ रहे हैं। आराम से सोचो, जो बच्चा पहली प्रेफरेंस रिस्क को देगा, सोचना पहली प्रेफरेंस किसको देगा, रिस्क को देगा, उसका आंसर अलग आएगा। तो क्या रिस्क अलग आएगा, सोचो जरा, कि पहला D1 है, D1 को मैंने भरना है, तो 5 वेज है। क्यों, पहली प्रेफरेंस मैंने किसको दे दिया, रिस्क को। यहाँ 0 नहीं आ सकता, तो मैं 3 भी डाल सकता था, 2 भी 1 भी 4 भी 5 भी, मैंने 3 डाल दिया और नंबर डाल दिया। तो इसको बनने के 3 तरीके। अगले को बनने के लिए फिर मैंने सेकंड प्रेफरेंस किसको दी, कंडीशन को, कि 0 डाल सकता, तो 1 डाल सकता हूँ या 5। क्यों, 3 तो ऑलरेडी डल गया था, 2 वेज, या 5 या 2। पर यहाँ अगर मैं 2 डाल दूँ 5 में से, तो यहाँ डालने के मेरे 3 तरीके बचते हैं। कौन कौन से, 1 3 और 5, 1 3 और 5।
तो यहाँ ही अलग आ गया, इसका 180 120, ये तो गलत है। अब यहाँ देखो, मैं पहली प्रेफरेंस किसको दूंगा, सोचना जरा, कंडीशन को। कंडीशन का मतलब इसको बनने के लिए क्या होगा, मैं फर्स्ट प्रेफरेंस दूंगा कंडीशन को। कंडीशन को बनने के लिए कितने टिक होंगे बताओ, 1 भर लो, यहाँ पे 1 भर लो, चाहे 3 भर लो, 1 भर लो, चाहे 3 भर लो, सोचो 1 भर लो, 3 भर लो, 5 भर लो, मान लो आप 3 भर देते हो, तो इसको बनने के लिए 3 वेज थे, सोचना। फिर दूसरी प्रेफरेंस किसको दूंगा, कंडीशन को। सेकंड, इधर ध्यान देना, ये तो उधर हो गया, सेकंड प्रेफरेंस किसको दूंगा, कंडीशन को। दे दो सेकंड प्रेफरेंस कंडीशन को, सॉरी रिस्क को। सेकंड प्रेफरेंस किसको दूंगा, रिस्क को, रिस्क को। तो अब मैंने 3 तो भर दिया, नंबर है कहाँ मेरे पास, सोचो जरा नंबर कौन कौन से देखो बताओ, 0 1 2 3 4 5, 3 तो मैंने भर दिया। तो D1 को भरने के लिए कितने दिखे, सेकंड प्राइम रिस्क को देना है, 1 2 3 4 है, क्यों, यहाँ मैं 0 नहीं डाल सकता, यहाँ 0 डालूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं कितने वेज है, 4 वेज, चाहे 1 डाल दो, चाहे 2, चाहे 3 4, मैंने 1 डाल दिया, अब तो चाहे जो मर्जी डाल दो। फिर 1 भी खत्म हो गया, तो कितने नंबर रह गए, 5 4 2 0, अगले को डालेंगे 4, फिर अगले को डालने के लिए कितने दिक्कत रह गए, चाहे 0 डाल दो। अब क्या दिक्कत है, 0 ना तो ऑड खराब किया ना D1 खराब किया। फिर अगले को डालने के लिए कितने दिक्कत है, 3, चाहे आप क्या डाल दो, 4 डाल दो, नंबर बन गया। तो कितने दिक्कत आ गए, 4 4 16, 16 3 था 48, 48 हो गया ना, 48 3 था 144, 144 आ गया, सोचो जरा, तो कितना आ गया, सोचो जरा, 144। तो इसका आंसर कितना है, 144। आपका कितना है, 120, किसी का 180। तो ये सारे गलत हैं, ये ठीक है। तो इसीलिए मैंने बोल रहा है, यहाँ पे तो अलग अलग बच्चों के अलग अलग आंसर आ रहे हैं, इसलिए गलत है। सर ये क्यों गलत है, अरे भाई किसी का आंसर 120 निकाल रहा है, कोई बच्चा 180 निकाल रहा है, ये तो गलत है। कि आप क्या डाल रहे हो उसको, अगर आप पहले प्रेफरेंस इसको देते हो रिस्क को, तो यहाँ और डालोगे तो यहाँ प्लेसेस बच जाती हैं 2, और यहाँ अगर इवन नंबर डाल दो 2, यहाँ प्लेसेस बच जाते 3, तो गड़बड़ है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहली प्रेफरेंस देनी है कंडीशन को। अगर समझ आता है आपको, पढ़ो दिमाग से, सुनो लेक्चर को दोबारा, पहली प्रेफरेंस किसको दोगे, कंडीशन को, ठीक है। या तो क्या भर दो, कंडीशन क्या भर दो, या तो 1 भर दो, या 3 या 5, फिर अगली प्रेफरेंस रिस्क को, बीच में से नहीं भरना, पहली कंडीशन सेकंड रिस्क, बस ये बात ध्यान रखना। अगर ये बात आपकी समझ में चलती है कि फर्स्ट दूसरी, बस फिर आपका कभी क्वेश्चन नहीं गलत होगा। चलिए ओके बाय, अब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, बाय।